जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ये थोड़ा सा मैथमेटिकली चैप्टर है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता क्या है। केमिकल का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, केमिकल कंपाउंड। केमिकल का मतलब केमिकल कंपाउंड, और काइनेटिक्स जो है ये मूवमेंट से रिलेटेड है। मतलब इसमें कंपाउंड का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे, अब डिटेल में समझिए। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, इसमें किसकी स्टडी की जाती है, केमिकल रिएक्शन की स्टडी किया जाता है, केमिकल रिएक्शन का। अब आप जानते हैं रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, प्रोडक्ट में। कब कन्वर्ट होगा, जब रिएक्टेंट धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप हमें बताइए कंसंट्रेशन का चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यही जो कंसंट्रेशन की चेंजिंग है इसी को हम कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कंपाउंड का कंसंट्रेशन मूव हो रहा है। तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है, किसके बारे में, रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आप डिफिनेशन जानिए, केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो चलिए देखिए ध्यान से। डिफिनेशन ये है प्यारे बच्चों, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच। अब आप कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्यों, क्योंकि जो मैथमेटिकली पोर्शन है केमिस्ट्री का वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाएगा रिएक्शन के। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ केमिकल रिएक्शन कामा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड, यहाँ यस लगा दीजिए, केमिकल रिएक्शंस कामा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, जो किसका डील्स विथ का मतलब जो स्टडी कराता है या अपने पास सम्मिलित रखता है। क्या सम्मिलित रखता है, केमिकल रिएक्शन का स्टडी। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे, स्पीड, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है कम है कि ज़्यादा है, ये चीज़। और अगला क्या पढ़ेंगे, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कम ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गया सबके। तो ये रहा डिफिनेशन, बहुत ही आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जो स्पीड है, स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगला हेडिंग आप क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे लिखना चाहें लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब रेट का मतलब यहाँ है स्पीड, स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान से समझिए, केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों
3 टाइप्स के होते हैं। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं रेट के आधार पर, वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है स्लो रिएक्शन, और वेरी स्लो भी होते हैं, और तीसरा क्या होता है? फास्ट रिएक्शन। तो ऐसा करते हैं, पहले फास्ट की जिक्र करते हैं। फास्ट रिएक्शन, और इसके बाद स्लो रिएक्शन, और इसके बाद में वेरी स्लो रिएक्शन। अब ध्यान से समझिए तीनों रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आप जानिए फास्ट रिएक्शन क्या होता है। फास्ट रिएक्शन का मतलब है प्यारे बच्चों, जो बहुत ही फास्ट हो, मतलब पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए। तो आप हमें ये बताइए, अगर ऐसे रिएक्शन में बांड का टूटना और बांड का बनना शामिल हो तो क्या ये रिएक्शन फास्ट होगा? नहीं, क्योंकि बांड बनने में टाइम लगेगा और बांड टूटने में टाइम लगेगा। जब तक पुराना बांड टूटेगा नहीं तब तक नया बांड बनेगा नहीं। इतनी बात समझ पाए? तो कहने का मतलब इसमें कौन से रिएक्शन आते हैं? ऐसे रिएक्शन आते हैं जिसमें बांड रीअरेंजमेंट का कोई झंझट ना रहे। तो इसमें आते हैं प्यारे बच्चों आयनिक रिएक्शन, जिसमें केवल आयन रहते हैं जो एक जगह से डिसोसिएट हुए दूसरे जगह अटैच हुए। तो इसमें क्या आता है प्यारे बच्चों? आयनिक रिएक्शन आता है। आयनिक रिएक्शन, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप एसिड बेस का रिएक्शन अगर करा देंगे, एसिड बेस का रिएक्शन, तो एसिड बेस का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, पलक झपकते ही हो जाता है। तो ये है वेरी फास्ट वाला रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? नो बांड रीअरेंजमेंट, नो बांड रीअरेंजमेंट, इसमें कोई बांड रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आइए स्लो रिएक्शन पर। स्लो रिएक्शन कौन वाले होते हैं? जैसे अभी आपने देखा आयनिक रिएक्शन है, तो अगर आयनिक रिएक्शन है तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? आयंस पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में कि कंपाउंड्स कई टाइप के होते हैं। जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जो आयन से बने होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड शामिल हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है, वो सब यहाँ आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें कौन रिएक्शन आएंगे? मॉलिक्यूलर रिएक्शन आएंगे। और इसमें क्या होगा? बांड रीअरेंजमेंट होगा, मतलब पुराने बांड टूटेंगे, नए बांड बनेंगे। बांड रीअरेंजमेंट, इसमें होगा बांड रीअरेंजमेंट। अब केमिस्ट्री के लगभग जितने रिएक्शन आप देखते हैं सब इसमें आ जाते हैं। अब बहुत सारे रिएक्शन हैं, आप कोई ले लीजिए। जैसे हाइड्रोलिसिस, आप शुगर ही ले लीजिए। हाइड्रोलिसिस आप शुगर, तो ये सब रिएक्शन जो है किस में आ जाते हैं प्यारे बच्चों? स्लो रिएक्शन में आ जाते हैं। अब फास्ट में आपने जान ही लिया क्या है। अब इसके बाद इसमें देखिए वेरी स्लो वाले में, जो वेरी स्लो रिएक्शन होता है ये वर्षों में कंप्लीट होता है, मतलब बहुत समय लगता है इसमें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कंप्लीट इन ईयर्स। और इसी वजह से इसका स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि कौन जो है इक्विपमेंट लेके बैठा रहेगा साल भर। भाई रेट को पता करने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमें तो चाहिए ही ना लैब का। तो कौन 1 घंटे जो है बैठा रहेगा, वो 1 साल बैठा रहेगा। तो इसलिए अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन,
तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है लोहे में जंग लगना। तो जो आप लोहे में जंग लगना देखते हैं वो क्या एक दिन में होता है? नहीं, वो कितने दिनों में होता है? सालों लग जाते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं। तो आपने देखा कि स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। पहला है फास्ट रिएक्शन, दूसरा है स्लो रिएक्शन, तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। अब बात हमारी आप ध्यान से समझिए, जो फास्ट रिएक्शन है ये और जो वेरी स्लो रिएक्शन है ये, इन दोनों को स्टडी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए बाहर कर दिया गया है कि कोई 1 साल लेकर मशीन बैठा नहीं रहेगा, पहला चीज़। तो इसको जो है सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब हटाने का मतलब ये है कि इस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। अब आ जाइए फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जब तक हम दिमाग लगाएंगे, जब तक मशीन अपना काम चालू करेगा, तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसलिए जो है इस रिएक्शन को भी स्टडी से हटा दिया गया। तो आप हमसे पूछिए सर फिर पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या है, किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों स्लो रिएक्शन के बारे में। क्योंकि स्लो रिएक्शन ना तो बहुत ही फास्ट होते हैं और ना ही बहुत स्लो होते हैं। ये अपना 10-5 मिनट जो भी इनका टाइम इंटरवल है उसमें होते हैं और उतने देर में हम इनको अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ये सब बेस्ड है ऑब्जर्वेशन के आधार पर। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत टाइम टेकिंग था इसलिए इसको छोड़ दिया गया, और यहाँ बहुत फास्ट था इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इसी को टारगेट बनाया गया। इसीलिए जो स्लो रिएक्शन है उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों रेट डिटरमाइनिंग या मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। इन्हीं का रेट डिटर्मिनेशन होता है। रेट डिटर्मिनेशन इन्हीं का होता है। रेट डिटर्मिनेशन किसका होता है? इन्हीं का होता है। और हमको पढ़ना क्या है? इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ हमने इसका ओवरव्यू दे दिया कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, और इसके बाद में रेट के आधार पर। यहाँ एक चीज़ आप समझिए, कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे रेट का मतलब तो भाव होता है बाज़ार में, लेकिन यहाँ बाज़ार वाला भाव मत समझिए। आप ये समझिए किसी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है ज़्यादा फास्ट है कि स्लो है, इसको हम यहाँ इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। जो आप फिजिक्स में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा? रेट बोला जाएगा। तो स्पीड के हिसाब से रिएक्शन 3 टाइप के हैं। तीनों का हमने कुछ ना कुछ डिटेल आपको बता दिया जो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। इसको आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए और इसको जो है अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आपका मेन चीज़ स्टार्ट होता है जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में समझिए। आपने फिजिक्स में स्पीड तो पढ़ा ही होगा। स्पीड का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर चलना प्रारंभ किया, चलना स्टार्ट किया, तो कितने समय में वो कितनी दूरी चला, इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब जितना डिस्टेंस चला है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। अच्छा, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला ये निकालना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम फिजिक्स में जो स्पीड आप पढ़ते हैं उस पर चर्चा करें तो ये होता क्या है? ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में कोई व्यक्ति कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति को किसी पाथ पर मूव करना पड़ेगा। मतलब टाइम के साथ उसका क्या चेंज होगा? पोजीशन चेंज होगा। स्पीड में क्या चेंज होगा? टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा। लेकिन अब यहाँ इस चैप्टर में जो रेट है, रेट का मतलब भी स्पीड है, लेकिन यहाँ आदमी या ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं, बल्कि कंसंट्रेशन। मतलब जैसे यहाँ पोजीशन चेंज होता है वैसे केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन चेंज होगा। किसका चेंज होगा? रिएक्टेंट का चेंज होगा और प्रोडक्ट का चेंज होगा।
और यहाँ पर किसकी स्पीड की चर्चा हो रही है? केमिकल रिएक्शन के स्पीड की चर्चा हो रही है, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड की नहीं। तो कुछ कंपैरिजन समझ में आया आपको नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी बेस पर आधारित है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर कोई रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो आप हमें बताइए, शुरुआत में अगर ये ए मोल था मान लेते हैं, तो ये 0 मोल था, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, ये तब की बात है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? बाद में इसमें से कुछ निकला, क्या निकला? इसका कुछ पार्ट रिमूव हुआ और वो क्या बना लिया? प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं इसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ, और जितना रिमूव हुआ उतना ही क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। ये कब की बात है? जब कुछ समय बीता। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे कि इसमें, अच्छा आप देख क्या रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को शुरुआती समय पर, अगर हम कंसंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आपने क्लास 11th इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इसको एक्टिव मास बोलते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ आर, अब जबकि ये शुरुआती वाला है तो इसलिए यहाँ 0 लगा दीजिए। इसको कहते हैं एक्टिव मास ऑफ आर का नॉट, मतलब आर एक्टिव मास नॉट, और ये बाद वाला जो है ये आर हम लिख दिए। तो इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप डिफिनेशन देखिए एक बार। डिफिनेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे क्या? द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? फिर से समझिए। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर क्या इसका कोई फार्मूला वगैरह है कि नहीं? तो बिल्कुल है भैया। जैसे वहाँ आप स्पीड का फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे आप यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर और पी। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम टेकन, इतना चेंज होने में कितना टाइम उसने लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ये रहा इसका डिफिनेशन। अब हमें ये बताइए, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो चेंज जो होता है वो जनरली जहाँ भी चेंज आपको मिलेगा 2 टाइप का होता है। चेंजिंग का मतलब या तो डिक्रीजमेंट और या तो इंक्रीजमेंट। तो आप हमें बताइए रिएक्टेंट में क्या होगा और प्रोडक्ट में क्या होगा? तो अगर हम फॉर रिएक्टेंट लिखें, फॉर रिएक्टेंट, तो आप हमें बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट जब घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ पे तो हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, दोनों का इकट्ठा लिख दिया है। अब दोनों का अलग अलग करके लिखेंगे तो और डिटेल में इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डिक्रीज
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ये तो रहा रिएक्टेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। फॉर प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में देखें तो क्या हो जाएगा, रेट का फार्मूला क्या बनेगा, रेट इक्वल टू, जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते थे चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन को स्पीड कहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पोजीशन की जगह क्या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन। किसका चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो ये तो रहा रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्म कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन जब हम रिएक्टेंट को अलग करेंगे, प्रोडक्ट को अलग करेंगे, तो आपने देखा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। यहाँ से जब कुछ घटेगा तभी तो यहाँ पर बनेगा। और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। इसको आप कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। अब इसके बाद में अगला टॉपिक थोड़ा इसी को और एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो है जैसे आप हमें ये बताइए, जब फिजिक्स में आपने स्पीड पढ़ा था तो स्पीड के टाइप्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कुछ याद दिला रहे हैं, भी याद आ जाएगा। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, कुछ याद आया कि नहीं आया, याद आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने इसके पहले ना तो फिजिक्स पढ़ा है ना ही केमिस्ट्री पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप्स। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्टकट में रिएक्शन रेट भी कहते हैं, रिएक्शन रेट। और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला क्या है, एवरेज रेट, और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। पहला है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप ये समझिए एवरेज रेट क्या है, एकदम वैसे है जैसे आपने एवरेज स्पीड पढ़ा था। कहने का मतलब ये है, अब एक बार आप अगर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पर चलें फिजिक्स में, तो अभी इसको तुरंत 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो देखिए एवरेज रेट, एवरेज स्पीड क्या होता था, जैसे आप बीकापुर से मोटरसाइकिल पर बैठे और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी तो आप थोड़ा स्लो में चले। फिर आपने जैसे पिपरी क्रॉस किया तो वहाँ पे भीड़ कम थी, आप स्पीड में भगाए, एक्सीलेटर फुल कर दिया आपने। फिर इसके बाद जब मसौदा पहुँचा तो वहाँ भीड़ था तो वहाँ फिर डाउन कर दिया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया। तो ऐसे आप घटाते बढ़ाते कहाँ पहुँच गए, फैजाबाद। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फैजाबाद कितनी देर में पहुँचे, तो आपने कहा 40 मिनट में पहुँचे। तो 40 मिनट में आपने फैजाबाद कितना दूर है, 22 किलोमीटर है। तो 22 किलोमीटर की दूरी आपने कितने समय में तय किया, 40 मिनट में। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड का मतलब है कितना किलोमीटर आप तय किए, दूरी कितना कवर किया, 22 किलोमीटर। और आपने कितने समय में तय किया, 40 मिनट।
40 मिनट। तो आप हमें बताइए ये किलोमीटर पर मिनट में आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। इसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यह है एवरेज का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने यहाँ देखा वैसे ही यहाँ होगा। कोई रिएक्शन स्टार्ट की, प्रारंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई जब किसी रिएक्शन की, तो वो पहले शुरू चली या फास्ट चली, इससे नहीं मतलब है। बाद में फिर चेंज हुआ, इससे भी हमें नहीं मतलब है। हमें किससे मतलब है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से। मतलब जब से रिएक्शन शुरू हुआ जब तक ख़त्म नहीं हुआ, या जब तक हम ऑब्जर्वेशन बंद नहीं किए अपना, उस टाइम ड्यूरेशन में आप हमें बताइए कि कितना समय लगा और कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इसी को जैसे मान लीजिए 40 मोल, कहने का मतलब 40 मोल रिएक्टेंट चेंज हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, कितने समय में, मान लेते हैं 30 मिनट में चेंज हो गया। तो आप हमें बताइए 30 मिनट जो है ये क्या है, एक टाइम का मतलब भर का गैप है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा रेट होगा, एवरेज रेट होगा। चलिए ठीक, रुक जाओ। अच्छा समझिए अब आगे, ये रहा एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाने के दौरान ये बताइए स्पीडोमीटर लगा होता है, मोटरसाइकिल में लगा होता है। तो जब आप चलाते हैं, मान लीजिए चला रहे हैं और किसी समय आपकी नज़र अगर स्पीडोमीटर पर पड़ी, तो आप हमें बताइए वो कुछ ना कुछ स्पीड बताएगा तत्काल वाला कि नहीं बताएगा। ये तो आपका पूरे यात्रा का बता रहा है ना, एवरेज रेट क्या बता रहा है, पूरे यात्रा का बता रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या बताएगा, जैसे ही आप चला रहे हैं, चाहे आप स्लो रहें चाहे आप फास्ट रहें, तो उस समय अगर आपकी नज़र स्पीडोमीटर पर पड़ेगी तो स्पीडोमीटर जो स्पीड आपको बताएगा वो तत्काल वाली स्पीड रहेगी कि नहीं, उस समय की। तो वो कौन सा रेट है प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो अब इसमें करना क्या है, एवरेज रेट स्टार्ट करिए और इसका डिफिनेशन लिखिए। ये क्या होता है समझ लीजिए एक बार जनरल भाषा में। एवरेज रेट का मतलब है ये किसी टाइम इंटरवल में होगा, इन टाइम इंटरवल। और ये कब होगा, ये एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पूरी यात्रा के लिए था और ये किसी पार्टिकुलर क्षण के लिए था। तो जैसे आप वहाँ समझे थे, अब वैसे यहाँ पर भी आपको समझना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पहला एवरेज रेट। एवरेज रेट, तो एवरेज रेट का सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए, वही जो हमने शुरुआत में लिखाया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम is called average rate of रिएक्शन। तो एवरेज रेट क्या है? वही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। बस ध्यान इसमें ये देना है कि ये ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। और रेट ऑफ जब लिखा रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो समझ जाइए इसको डिवाइड करना है हमें। किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों? टाइम से डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो एवरेज रेट का क्या रहा? डिफिनेशन रहा। अब इसका आप ग्राफ देखिए। ग्राफ जैसे सपोज करिए 2 ग्राफ हम बनवा रहे हैं। एक ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है और दूसरा ग्राफ जो है प्रोडक्ट के लिए है। अब आप हमें ये बताइए, हम मान लेते हैं कि शुरुआत में देखिए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जब R से क्या बनेगा? P। जब R से बनेगा P, तो इस समय मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ रही होगी जब टाइम 0 था तब भी, क्योंकि आप शुरुआत में रिएक्टेंट तो कुछ अमाउंट में लेंगे ही। तो जब टाइम 0 था तो उस समय मान लेते हैं रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो यहाँ पर था। यहाँ पर ये क्या था? मान लेते हैं ये R1 था। और धीरे धीरे जो है, या आप ऐसा करिए हम बीच में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं से चलना चालू किया तो उसके स्टार्टिंग से ना मेजर करिए, बीच में आप कोई टाइम का 2 स्लॉट ले लीजिए। जैसे रिएक्टेंट जो है वो ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा उसका कंसंट्रेशन। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर कोई टाइम हम ले लेते हैं। टाइम क्या है? T1 है। किसी टाइम T1 पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था? R1 था। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, आप जानते ही हैं। तो समझ लीजिए फिर से, ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट का क्या होता है? प्रोडक्ट शुरुआत में बना नहीं होता, ये धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ किसका है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का, और ये ग्राफ है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। तो इस समय मान लेते हैं किसी टाइम T1 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? R1 है। जब कुछ टाइम और बढ़ेगा, मान लेते हैं टाइम यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इस तरफ नीचे जो है ये हम टाइम प्लाट कर दे रहे हैं और इधर की तरफ हम क्या प्लाट कर दे रहे हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लाट कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब कोई टाइम अगर T2 है मान लेते हैं, टाइम जब और बढ़ा, ये टाइम हो गया T2, तो इस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हम मान लेते हैं डिक्रीज होकर कितना हो गया? ये हो गया R2। शुरुआत में कितना था? R1 था और बाद में कितना हो गया? R2। तो जो इतना ये कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व, आप अगर मैथ पढ़े होंगे क्लास 10th में तो आपने स्लोप पढ़ा होगा। स्लोप, तो ये जो है क्या है? स्लोप है। अब ये इसी को हमें मेजर करना है, और स्लोप को मेजर करने का फार्मूला आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसको लिखा जाता है यम से, और इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये क्लास 10th मैथ में स्लोप का फार्मूला है। तो आप हमें बताइए, हमें भी क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, क्योंकि इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है। तो स्लोप कैसे निकाल पाएंगे? तो यहाँ क्या करेंगे? यही आपका क्या है? रेट है प्यारे बच्चों, रेट। और ये क्या हो जाएगा? अब ये बताइए, वाई एक्सिस के जगह पर क्या प्लाट किया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक्स एक्सिस के जगह पे क्या प्लाट किया गया है? टाइम प्लाट किया गया है। तो y2 के जगह हम क्या रखेंगे? R2। अब आप कहेंगे सर R2 तो कम है। देखिए, कम और ज़्यादा का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है इनिशियल और फाइनल का। ये y2 क्या है? फाइनल पोजीशन है y एक्सिस पर। तो y2 के जगह R2 रखा जाएगा, R2। और y1 के जगह क्या रखा जाएगा? R1 रखा जाएगा, R1।
अपान में आइए, अब यक्स एक्सिस पर चलिए, तो यक्स एक्सिस के जगह पर टाइम रखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 के जगह t2 हो जाएगा और x1 के जगह t1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका तब्दील होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट इक्वल टू R2 में से जब R1 माइनस करेंगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा R। और ध्यान दीजिएगा, जब R2 देखिए यहाँ कम है कि नहीं, कम है। जब कम में से हम ज़्यादा घटाएंगे तो कम में से ज़्यादा घटाने पर वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, निगेटिव आएगी। और आप ध्यान से समझिए, चेंजिंग कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ हम एक माइनस अपने तरफ से रख देंगे। वो क्या करेगा, यहाँ से जो निगेटिव निकल के आएगा उसको पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर निगेटिव में नहीं लाना है, पॉजिटिव में लाना है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि ये निगेटिव क्या दिखा रहा है, ये निगेटिव दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इसका जो फार्मूला है रिएक्टेंट के एवरेज रेट का, वो है माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। तो इसका फार्मूला आ गया रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। डेल्टा R की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R1 ही रखिएगा। यहाँ ये कम में से ज़्यादा जब घटाएंगे तो माइनस निकल के आएगा, और ये जो माइनस हमने लगाया है ये उसको प्लस बना देगा। मतलब फाइनल आंसर हमें क्या लाना है, प्लस में लाना है। और ये माइनस बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये रहा फार्मूला किसका, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। इतनी बात समझ पाएगी नहीं। अब चलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लीजिए। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होगा, हम मान लेते हैं किसी समय, पहले आप यहाँ टाइम प्लाट कर दीजिए और यहाँ पर क्या प्लाट कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लाट कर दीजिए। ये पूरा अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये इतना पूरा अलग है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर, कोई टाइम है T1 और इस टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, P1 है। और जब टाइम और बढ़ा, कोई टाइम T2 जब आया तो उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, अब P2 हो गया। तो आप हमें बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कर्व है, यही कर्व हमें क्या बता रहा है, यही कर्व हमें बता रहा है चेंजिंग, मतलब इतना चेंजिंग हुई, और इसी को हम स्लोप बोलते हैं। अब इसका भी हम कैसे निकालेंगे, इसका भी हम निकालेंगे। अब स्लोप को ही R बोलेंगे, मतलब रेट बोलेंगे। तो रेट हम कैसे निकालेंगे, यही वाला फार्मूला लगेगा। मतलब यहाँ पर P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। तो जब इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपान डेल्टा T। तो ये रहा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जब जीरो था टाइम तो उस समय इसका भी कंसंट्रेशन जीरो था, बना नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इसके अब ध्यान दीजिएगा, ये बात भी, ये कौन सा रेट चल रहा है पता है, एवरेज रेट चल रहा है। अगर डेल्टा लगा है तो एवरेज रेट की बात हो रही है। तो ये रहा प्यारे बच्चों एवरेज रेट। इसको ऐसे ही आप क्या करेंगे, फार रिएक्टेंट के लिए इधर लिख लीजिएगा, फार प्रोडक्ट के लिए इधर लिख लीजिएगा, और ऐसे ही इसको कॉपी में उतार लीजिए। ये रहा एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। अब चलिए इंस्टेंटेनियस रेट देखिए। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे मैथ में तो उसमें जो मेन फार्मूला था वो कुछ इस तरह था, ध्यान से देखिए। dy/dx का जो मेन फार्मूला था वो था लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और इधर क्या था, डेल्टा y/डेल्टा x। कुछ किताबों में इसके जगह जो है ऐसे डेल बना होता है, डेल y/डेल x।
या कुछ किताबों में ऐसे बना होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, तो इसमें घबराना नहीं है, बात वही है। तो कहने का मतलब ये है, ये मैथ का फार्मूला है भैया डिफरेंशिएशन का। अगर देखिए एवरेज रेट का मतलब है कि मतलब भर का गैप है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई गैपिंग नहीं है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, गैपिंग बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जब गैपिंग ज़्यादा होती है तो डेल्टा का यूज करते हैं, और जब गैपिंग मतलब चेंजिंग बहुत कम होती है तो हम डी का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स लिख दिए, और जब डेल्टा एक्स बहुत कम हो गया, मतलब धीरे धीरे इसका जो चेंजिंग है कम होते होते बहुत कम हो गया, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब चेंजिंग जब बहुत कम हो गया तो इसी को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स में। एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इंस्टेंटेनियस रेट का डिफिनेशन लिखिए। तो दूसरा कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट, और इसका डिफिनेशन आप लिखिए सबसे पहले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट एन लिख लीजिए, चाहे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ एट की जगह फार लिख लीजिए, चाहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ये रहा डिफिनेशन। अब इसका फार्मूला आप देखिए, ये जो अपना एवरेज रेट था, एवरेज रेट, अगर इसी एवरेज रेट में हम लिमिट लगा दे डेल्टा टी जो है टेंस टू जीरो, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तब्दील हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट में। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट का जो फार्मूला है वो क्या है, वो जब इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में जो है किसके रिस्पेक्ट में लिया गया था, यक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। अब आप हमसे कहिए सर अगर ग्राफ में समझा दिए ज़्यादा अच्छा रहता, तो ग्राफ में समझिए, ये जो T2 और T1 है, अगर ये दोनों कम होते होते, मतलब जो इसका इंटरवल है वो कम होते होते बहुत कम हो जाए, मतलब यहाँ इधर से ये घटा, इधर से ये घटा, दोनों एक जगह आ गए, बहुत कम हो गया, तो आप कहेंगे सर इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे dt, और इस समय जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या है, dr है, वो है प्यारे बच्चों dr। और वैसे ही यहाँ पर जब हम टाइम को बहुत कम कर देंगे तो दोनों बहुत कम हो गए, तो मान लेते हैं यहाँ आ गए, और इस समय कितना है, ये हो गया dt, और ये क्या हो गया d और कंसंट्रेशन ऑफ p। तो वहाँ पे मत छेड़खानी करिएगा, एवरेज रेट जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए। आप NCERT खोलिए, उसमें देखिए इस तरह बना होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रिएक्टेंट के लिए अगर इधर टाइम प्लाट है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ आर प्लाट है, तो हम मान लेते हैं कोई टाइम है, ऐसे ये घट रहा है, कोई टाइम है dt, और इस समय कंसंट्रेशन कितना है dr। तो बस इतना ही, थोड़ा सा है ये जो स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट इक्वल टू माइनस, फार्मूला ऐसे चलेगा, बस डेल्टा के जगह क्या लगा देना है, डी लगा देना है, जैसे आप अभी फार्मूले में देखे थे, तो हो जाएगा माइनस dr अपान dt। ये किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर प्रोडक्ट के लिए हम निकालना चाहें तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का ऐसे इंक्रीज होता है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम अगर कंसीडर करें तो ये dt हो गया,
इधर हम टाइम प्लाट कर दे रहे हैं और इधर क्या प्लाट कर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लाट कर दे रहे हैं। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था, P था, ये dt है तो ये dP है। तो इस समय जो ये छोटा सा पार्ट आया है यही आपका क्या है, रेट है। और रेट क्या हो जाएगा, अच्छा ये कौन सा रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ध्यान से समझिएगा। और यही आगे चल के फार्मूले में यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा dP अपान dt, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये रिएक्टेंट के लिए था। तो आप क्या करिए, आप ये डिफिनेशन लिखिए, ये फार्मूला लिखिए और ये दोनों ग्राफ बना लीजिए। इसमें फार रिएक्टेंट ऊपर डाल दीजिए और इसमें क्या डाल दीजिए, फार प्रोडक्ट। तो ये रहा इंस्टेंटेनियस रेट और ये रहा एवरेज रेट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे का चर्चा कल करेंगे।